हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, स्टार्ट करने वाले हैं आज से हम हिंदी मीडियम के लिए, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स। अगर आप यूपी बोर्ड के हो या फिर आप बिहार बोर्ड के हो या फिर अन्य किसी बोर्ड के हो, मतलब कि आपका जो मोड ऑफ लैंग्वेज है अगर वो हिंदी है, आप हिंदी में चीज़ों को पढ़ना प्रेफर करते हो, तो उन सभी बच्चों के लिए बेसिकली ये वीडियो है। और आप बने रहो मेरे साथ इस चैनल पे। आपको इस चैनल पे सारे के सारे आपके सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इवन वो चाहे साइंस के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हो, आपको सारे के सारे वीडियोस सभी चैप्टर से रिलेटेड, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिलने वाले। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकाई फर्स्ट में आपको केवल एक टॉपिक पढ़ना है, जो कि है संख्या पद्धति। ठीक है, ये आपकी एक टॉपिक है, जो कि उस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में बेसिकली आपके एग्जाम में 5 अंक के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। मतलब कि टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम 7 या 8 तक का भी हो सकता है। और इस संख्या पद्धति में आपको केवल और केवल पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, यानी कि आपका जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ना। ओके बच्चे, देखो, अगर हम वास्तविक संख्याओं से पहले अगर हम संख्याओं की बात करें कि बेसिकली हमारी जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, आप ध्यान से मेरी बात समझना। जो केवल संख्याएं होती हैं, ये जो संख्याएं की अगर हम बात करें कि हमारी ये जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो संख्याएं बेसिकली हमारी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है वास्तविक संख्या और दूसरी हमारी होती है काल्पनिक संख्याएं। तो आपको जो है काल्पनिक संख्याओं का वो जो चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल और केवल पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप पढ़ोगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के बुक में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं से। अब देखो, जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में जो भी नंबर देखते हो, बेसिक हम पहले एक छोटी सी एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर ये वास्तविक संख्याएं हैं क्या, हम किनको वास्तविक संख्याएं बोलेंगे और किन्हें वास्तविक संख्याएं नहीं बोलेंगे। आप जो अपने कॉपी में जो भी आप नंबर देखते हो, जैसे आप देखते हो 2, ठीक है, फिर आप देखते हो -3, फिर आप देखते हो √3, इस तरीके से देखते हो, फिर आप देखते हो 3.12, इस तरीके से आप नंबर अपने कॉपी में देखते हो, अपनी बुक में देखते हो। तो ये जो जितने भी नंबर हैं, ये जो जितनी भी संख्याएं हैं, तो इनमें से हम किसको वास्तविक बोल दें और किसको वास्तविक बोलें। ठीक है, देखो, बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, आप समझना। देखो, हम सबसे पहले अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं कि इन वास्तविक संख्याओं को बेसिकली हम 2 तरीके से बांट देते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान समझना और ये चीजें आप नोट डाउन करते चलना। तो हम अपनी वास्तविक संख्याओं को 2 तरीके से 2 भाग में हम बांट दे रहे हैं। पहला हमारा होगा, एक हमारा होगा दशमलव संख्याएं। क्या होंगी? दशमलव। ओके, दशमलव संख्या पहली हमारी क्या होगी? दशमलव संख्या होगी। और जो हमारी दूसरी जो वास्तविक संख्या होगी वो हमारी होगी बिना दशमलव की संख्या। ठीक है, समझ लो बात को पहले, तभी तो आपको पता चलेगा ना कौन सी संख्या है वास्तविक है, कौन सी संख्या है वास्तविक नहीं। यानी कि पहले आपने ये कह दिया कि सर जो भी संख्याएं दशमलव के फॉर्म में होती हैं, ठीक है, जो भी संख्या आप दशमलव के फॉर्म में देखते हो, आप उन सभी को क्या कह सकते हो? वास्तविक संख्या। और जो भी संख्याएं बिना दशमलव के फॉर्म में भी होती हैं उनको भी आप वास्तविक संख्याएं बोल सकते हो। अच्छा सर, अब हमने क्या किया कि दशमलव संख्याओं को भी फिर हमने 3 पार्ट में हमने बांट दिया। कितनी पार्ट में? 3 पार्ट में हमने बांट दिया। तो पहला जो हमारा पार्ट होगा, जिसको हम कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। ओके, पहले हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव का मतलब समझो, जैसे आप देखते हो 4.5 या फिर 3.532 यहाँ पर आकर के फिक्स हो गया। अब इसके बाद जैसे आपके पास कोई नंबर जब आप डिवाइड करते हो तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो यहाँ पर आकर के फिक्स हो जाते हैं, इसके बाद वो मतलब कंप्लीटली वो भाग हो जाता है। तो ऐसे यानी कि उस टाइप का हमें जो उस टाइप से हमें जो दशमलव संख्याएं मिलती हैं उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या है कि आपने किसी नंबर को किसी नंबर से भाग दिया और वो पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, तो उस टाइप का हमें जो दशमलव नंबर मिलेगा हम उसको शांत दशमलव कहेंगे। दूसरा हमारा होता है अशांत। क्या होता है दूसरा? अशांत। अब अशांत में भी आपके 2 टाइप के होते हैं, ध्यान समझना। अशांत दशमलव संख्याओं में भी आपको 2 तरीके की दशमलव संख्याएं देखने को मिलेंगी। पहला देखो, पहला हम कहते हैं कि आवर्ती। ओके, पहला हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव, क्या कहना है इसका? अशांत आवर्ती दशमलव। अब ये इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखो, अशांत का मतलब तो आप समझ रहे हो। अशांत का मतलब कि जो खत्म नहीं हो, मतलब कि आपने कहा 4.323
3 2 3 2 3, इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा हमेशा, है ना। आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या है कि बार बार अपने टर्म को रिपीट करेगा, जैसे 2 3 2 3 2 3 2 3। तो इस प्रकार की हमारी जो भी दशमलव संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। बात आ रही है समझ में? अशांत आवर्ती दशमलव का समझ में आया। अच्छा, एक और तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। अब ये अनावर्ती का मतलब क्या है कि मतलब अनावर्त का मतलब होता है कि कोई भी क्रम ना हो, ठीक है, कोई भी क्रम ना हो। जैसे आपने कहा 4.1 2 5 7 6, फिर से 1, फिर से 3 आ गया मान लो, फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 1, मतलब इस तरीके से ये चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार की हमारी जो संख्याएं होंगी उनको हम अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई, यानी कि ये जितनी भी आपको संख्याएं दिख रही हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी अभी क्या हैं? ये सारी की सारी हमारी अभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब आपने सर इतना कहा कि हाँ, हमें शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव के बारे में हमें पता चल गया। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट बात समझना। अब देखो, अब क्या होता है कि ये शांत दशमलव, ठीक है, ये शांत दशमलव और ये अशांत आवर्ती दशमलव को मिला करके हम क्या कहते हैं? अब ये जो जितनी भी संख्याएं होंगी, इन संख्याओं को हम कहेंगे परिमेय संख्या। आ रही बात समझ में? परिमेय संख्या मतलब कि इसका क्या मतलब है कि जो भी आपकी शांत दशमलव संख्याएं हैं, जो भी आपकी अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। परिमेय संख्या मतलब जानते हो, जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और जहां पर हमारा जो Q होता है वो डज नॉट इज इक्वल टू, यानी कि Q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, ये दोनों की दोनों जो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को हम अपनी परिमेय संख्या के रूप में भी बदल सकते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा अगर एग्जांपल ले लूं, मैंने कहा सर मेरे पास है 4.5, ठीक है, आप इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलो। कुछ नहीं, आप क्या करोगे? ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दोगे, तो कितना हो जाएगा? 45/10। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सरल कर लो जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात हमें समझ में आ रही है। ओके, चलो, तो आपको इतनी समझ में बातें आ गई कि हमारी शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव को मिला करके हमारी कौन सी संख्या बनती है? परिमेय संख्या बनती है, ठीक है। अच्छा, अब सर, अब उसके बाद क्या? अब ये अशांत वाले का क्या फंडा है? देखो, आप जैसे कुछ नंबर आप देखते हो, जैसे √3, ठीक है, √3 आप देखते हो, आप कहते हो √2, इस तरीके से कहते हो ना, आप कहते हो √5। तो ये जितनी भी नंबर हैं, ये सब हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव के अंडर में आती हैं, जिनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि ये सभी की सभी, अभी आप जितनी भी ये सारे के सारे जितने भी नंबर आप पढ़ रहे हो, जितनी भी संख्या आप पढ़ रहे हो, वो सारी की सारी आपकी वास्तविक संख्या है। मैंने आपसे कहा √3, वो भी एक वास्तविक संख्या है। मैंने आपसे कहा 4.2333 समथिंग, इस तरीके से, तो वो भी आपकी एक वास्तविक संख्या ही है। तो आपको सर वास्तविक संख्या में आपको ये दशमलव संख्या वाला ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो समझ में आ गया। फिर आपने कहा कि सर अब ये जो हम 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, ये सब किस में आते हैं? चलो, तो अब हम बात करते हैं बिना दशमलव वाले की। किसकी बात करते हैं? आप इस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और अगर साइड में अगर जगह होगी तो उसी के आगे अब देखो एरो बना करके लिखना। देखो, तब हम बात करते हैं बिना दशमलव वाले संख्याओं की। देखो, तो सर बिना दशमलव वाले संख्याओं में जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो बिना दशमलव वाली जो संख्या है, तो उसमें जो सबसे पहला पार्ट है, बात समझना है ना, वहां पे आप दशमलव की ये नीचे में ही लिखना। बिना दशमलव वाले हमारा जो पहले जो हमारा जो नंबर आता है वो हमारे आते हैं पूर्णांक। क्या आते हैं? पूर्णांक। ओके, क्या आते हैं? पूर्णांक आते हैं। तो अब सर ये पूर्णांक में हमारा क्या क्या चीज आएगा? ठीक है सर, ये हमारे जो पूर्णांक है, इस पूर्णांक में हमारी क्या क्या चीजें आएंगी, तो बात समझो। जैसे आप पूर्णांक में देखो, पूर्णांक अब आपकी बेसिकली 2 तरीके की हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहली जो आपकी होगी, आप कहते हो धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हो? आप कहते हो धनात्मक
पूर्णांक। आप क्या कहते हो? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक आप एग्जाम्पल क्या देते हो? आप कहते हो 1, 1, 2, 3, इस तरीके से कहते हो ना। इस तरीके से आप कहते हो धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, इस तरीके से कहते हो। और दूसरी चीज जो होती है वो होती है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होती है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में आप क्या कहते हो? -1, -2, -3, इस तरीके से जो भी आप नंबर, जो भी आप संख्याएं बोलते हो वो आप माइनस चिन्ह के साथ लगा करके बोलते हो। ठीक है, तो पूर्णांक हमारे दो तरीके की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक होता है और एक हमारा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात समझना, अगर आपने कहा कि आपके पास, मान लो मैंने कहा सर मेरे पास एक पूर्णांक है, क्या है? मान लो मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता रहेगा। और इधर की तरफ क्या चलेगा? सपोज करो कि इधर की तरफ मान लो हमारे पास चलेगा, मान लो यहाँ 0 है, 1, -1 है, इधर -2 होता है ना, ऐसे -3 है, इधर -4, इस तरीके से एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता होगा। अब देखो, अब इस पूर्णांक के अंदर में फिर से आपको दो चीजें मिलेंगी। पूर्णांक में आपने दो चीजें पढ़ ली, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक आपने पढ़ लिया। अब इस पूर्णांक के अंदर में फिर से आपको दो चीजें मिलेंगी। वो क्या है? वो आपका देखो, अगर हम केवल यहां से ले लें, है ना, यहां से हम ले लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पता नहीं कहां तक, अनंत तक अगर हम चले जाएं, तो अब हमारी ये जो संख्याएं बनेंगी उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, आ रही बात समझ में? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, ओके। अच्छा, और अगर हम इसी को अगर 0 के साथ अगर हम मिला करके ले लेते हैं, ठीक है ना, हमने कहा 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसको फिर हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो ये आपका छोटा सा जो है, छोटा नहीं कह लो, इतना बड़ा सा जो है वो क्लासिफिकेशन है कुछ नहीं। आप एक बार इन सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और दोबारा पढ़ लो, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना है। तो ये है बेसिकली, आप जितनी भी अपने, यानी कि आप अपने इस चैप्टर में जितनी भी आप संख्याएं देखोगे वो सारी की संख्याएं कैसी होंगी? वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। वो अलग बात है कि आप परिमेय संख्या पढ़ रहे हो, अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हो, पूर्णांक पढ़ रहे हो, धनात्मक पूर्णांक पढ़ रहे हो, ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ रहे हो, लेकिन है तो सारी की सारी क्या? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, चलो ये बातें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कर लिया? वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। ओके ओके सर, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। ओके सर, तो देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी बुक का, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा एल्गोरिदम। समझते हैं इस चीज को क्या है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम। तो समझते हैं बेसिकली, पहले हम इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले हमें यहाँ पे दो छोटी चीजें समझनी होंगी। एक हमें समझना होगा प्रमेयिका और एक हमें समझना होगा एल्गोरिदम, क्योंकि इन्हीं दोनों के बेसिस पे हमारे बहुत सारे आपके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रमेयिका। देखो, प्रमेयिका का मतलब क्या होता है कि प्रमेयिका बेसिकली एक परिभाषा होती है, मतलब कि एक ऐसे कह सकते हैं ना कि जो पहले से निर्धारित होता हो। ठीक है, तो बेसिकली प्रमेयिका का मतलब क्या है कि आपको चीजें जो हैं वो पहले से पता है कि अच्छा ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब क्या होगा कि जो पहले से निर्धारित होगा। अच्छा, अब सर ये एल्गोरिदम क्या है? तो एल्गोरिदम जैसे आपको नाम से ही लग रहा है, जैसे आप ये बेसिकली कंप्यूटर वाले आप अपने सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, है ना। तो एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हम किसी प्रश्न को चरणबद्ध तरीके से हल करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। तो दो पहले बातें आप डिफरेंस समझ लो दो चीजों में। प्रमेयिका का मतलब क्या होता है कि ये पहले से ही परिभाषित होती है, ठीक है, मतलब किसी भी चीज की परिभाषा। और एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, उस परिभाषा की हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करेंगे, तो उससे हम कहते हैं एल्गोरिदम। ओके, अब यहां से अब हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। ओके बच्चे, देखो समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को क्या है। जैसे कि नाम से ही लग रहा है विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। शायद स्टेटमेंट देख करके आपको एग्जैक्टली ना पता चले कि ये क्या है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, धनात्मक पूर्णांकों मतलब आपके पास कोई दो धनात्मक नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए दो पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार होंगी कि, मतलब आपके पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी और आपने उसका विभाजन किया। आपने उसका क्या किया? विभाजन किया, ठीक है, जैसा कि नाम से ही लग रहा विभाजन। आपने उसका विभाजन किया तो आपको दो दूसरी पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। कौन सी? क्यू और आर। अब इनका जो रिलेशन होगा, यानी कि आर का, क्यू का, ए का और बी का, वो कुछ इस प्रकार से होगा,
ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट बन रहा है, अब यह बात समझना, ये जो आपका जो एक फॉर्मूला बन रहा है, जो सूत्र बन रहा है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, और इस फॉर्मूले को आप जब भी लिखोगे तब भी आप हमेशा ये बताओगे कि जहां जीरो जो है वो आर के या तो आर के बराबर होगा या आर से छोटा होगा। देखो आर बेसिकली हमारा जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो आर होगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा। तो आपने कहा कि सर ये एग्जैक्टली सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जीरो आर आप बी, सर क्या बातें कर रहे हो आप, एग्जैक्टली सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जाम्पल देकर के आप बताओ। देखो बच्चे ऐसे समझते हैं, मान लो आपने कहा, ये कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए सपोज करो, माना, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। माना मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक दो नंबर है मेरे पास, एक है 4 और एक है 11, और हम कह रहे हैं कि आप इस 11 को 4 से क्या करो, भाग करो, ठीक है ना। तो आप 11 को क्या कहोगे, आप क्या कहोगे कि हमारा क्या है, ये भाज्य है, ये तो कहोगे, इतनी तो बातें आपको पता है। और 4 को क्या कहोगे कि हमारा ये भाजक है, क्या है, ये भाजक है। ओके सर, आपने ऑपरेशन किया, क्या कुछ ऐसा वाला ऑपरेशन, वो वाला नहीं, ओके आपने ये ऑपरेशन किया, क्या तो आप पहाड़ा पढ़ोगे 4 का, है ना, कितनी बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, 4 दूना 8, घटाओगे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो आपको याद आया, आप क्या कहते थे, सर ये हमारा जो 2 है ये हमारा भागफल है, ये तो कहते थे। अभी तक यहाँ तो आपको बातें समझ में आ रही हैं, भले आपको ये नहीं समझ में आया, बट अब हम इसके हेल्प से अब इसे समझेंगे। आपने कहा सर ये जो 4 था ये मेरा भाजक था, इतनी बातें तो आपको पता है, और ये जो मेरा 11 है ये मेरा है भाज्य, ठीक है। और ये जो बचा मेरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा शेषफल है, क्या है, ये शेषफल है। अच्छा, तो अब आपको ये भी पता होगा, क्या आपको ये भी पता होगा, आप क्या कहते थे कि सर भाजक, हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है, भाजक बराबर, सॉरी हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये फार्मूला तो आप पढ़े हो, चलो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं जानते, लेकिन आप ये तो पढ़े हो। अब देखो, अब मैंने कहा कि अब जो भाज्य है, ठीक है ना, मेरे पास 2 नंबर थे 4 और 11, ठीक है, तो भाज्य को हम मान लेते हैं ए, भाज्य को क्या मान लेते, हमेशा बड़े नंबर को मानते हैं ना ए, बेसिकली अगर ऐसा बोलता है तो, और भाजक को हम मान लेते हैं बी, भाजक को क्या मान लेते हैं बी। अब जो हमारा भागफल आता है उसे हम कहते हैं क्यू, क्यू का मतलब इंग्लिश में कहते हैं कोटेंट, कोटेंट का मतलब ही होता है भागफल, ठीक है ना। तो भागफल को हम क्या मानते हैं क्यू, और शेषफल को हम मानते हैं आर, आर का मतलब इंग्लिश में होता है रिमाइंडर, इसलिए हम इसको आर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको अब ये समझ में आ गया सर, आप अब ये हम कह सकते हैं क्या, भाज्य, भाज्य यानी कि हमारे पास क्या है ए इज इक्वल टू भाजक, मेरे पास क्या है, भाजक है मेरे पास बी, गुणे भागफल मेरे पास क्या है, देखो क्यू, और प्लस शेषफल मेरे पास क्या है आर। यही बातें तो हैं जो आप बचपन से पढ़े चले आ रहे हो, बस इसी का मैंने एक दूसरा नाम दे दिया, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका मैंने क्या नाम दे दिया, इसका मैंने नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बस आ गई। तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप ये इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन कर लो, ओके, आ रही बातें समझ। अब सर हम इसको, जैसे हमने कहा कि मेरे पास 4 और 11 था, तो आप ये कह रहे हो कि सर 4 और 11 को आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में इसको बदल करके आप दिखा दो, तो दिखा दो। देखो आपके पास ए कितना है, ये देखो ये आपके पास कितना है 11 इज इक्वल टू बी आपके पास कितना है, यानी कि बी का मतलब क्या, भाजक, ठीक है। तो बी आपके पास कितना है 4, गुणे आपका जो भागफल है वो कितना आया है 2 आया है, और प्लस आपका जो शेषफल है वो कितना आया है, वो आया है 3। और आप यहाँ से देखो, आप जब भी, मैंने आपको बताया कि जब भी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे तब भी आप ये कॉन्सेप्ट जरूर लिखोगे कि जीरो क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा किसके, भागफल के, मतलब रिमाइंडर के। और जो भागफल होगा, सॉरी जो शेषफल होगा, शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल, और जो हमारा जो शेषफल होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, वो हमेशा हमारे छोटा होगा बी से, बी मतलब हमारे भाजक से। देख लो, आप चेक कर लो, आपने यहाँ पे भाग दिया है, आपने यहाँ पे भाग दिया है, तो ये आपका शेषफल है, और आपका देखो जो शेषफल है वो भाजक से क्या है, छोटा है ना। 3 जो है वो 4 से क्या है, छोटा है। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपने कुछ ऐसा छोड़ दिया कि आपका जो शेषफल मान लो बड़ा हो गया, तो आपको फिर से भाग देना पड़ेगा, है ना। वो आप
मतलब भाग आप तब तक दोगे जब तक कि ये आपका जो शेषफल है वो छोटा ना हो जाए। यही तो आप करते हो, यही तो आप भाग देते हो। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सर, यही जो हमारा जो एक्सप्रेशन हो गया, ये जो हमारा एक जो रूप हो गया, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बात समझ में आ गई। अभी हमें इसके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेसिकली हम दोनों को मिला करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दोनों का यूज करके हमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं, और वो बस नाम के हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, है कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतनी बातें नोट डाउन करो जल्दी से। ओके सर, इतनी बातें अपने नोट डाउन कर ली। ओके, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपने कहा कि सर हम ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो पढ़ रहे हैं, तो सर इसका हमारे चैप्टर में यूज क्या है, क्या करेंगे। देखो, इसका बेसिकली यूज हम ये है कि हमारे जो भी मतलब कुछ इस टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे, जैसे 3q+1, ये बोलेगा कि चलो बताओ 3q+1 हमारा एक सम है कि विषम है, या फिर बोल देगा कि चलो ये प्रूव करो, ये सिद्ध करो कि 3q+1 हमारा एक विषम धनात्मक पूर्णांक है ना। तो कुछ ऐसे हमें ये ऐसी चीजें प्रूव करने के लिए बोलेगा, तो हम उसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे, और इसको हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं अपने इसी चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ओके सर, तो एल्गोरिदम का मतलब आपको पहले ही समझ में आ चुका है। मैंने आपको एल्गोरिदम का मतलब क्या बताया है कि एक स्टेप बाय स्टेप हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सर हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, आपको बेसिकली जो सॉल्व करना है, ये जो विभाजन एल्गोरिदम जो आपको लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, आपको सॉल्व करना होगा। आपको क्या निकालना होगा, आपको मासा निकालना होगा। ठीक है, मासा, ठीक है ना। किसी भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आप अपने इस चैप्टर में पढ़ोगे। और जैसे क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि दो संख्याएं दे देगा और बोल देगा कि चलो दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के हेल्प से, उसकी मदद से आप इन दोनों संख्याओं का मासा निकालो। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सर मासा। आपने मासा बेसिकली पढ़ा है, लेकिन थोड़ी सी बातें समझ लो, शायद आपको कुछ बातें ना आती हो। आप कहते हो सर ये मासा क्या चीज है, आप मासा क्या चीज। आपने कहा कि सर मेरे पास दो नंबर थे, मेरे पास दो नंबर थे, कौन कौन से। आपने कहा सर मेरे पास 16 था, 16 था, और मेरे पास था एक 20, एक मेरे पास था 20। और सर मैंने कहा कि सर आप इसका हम जो मासा निकालते थे वो हम बड़े आसान से निकालते थे। हमारे मासा निकालने का हमारे पास बेसिकली दो तरीका होता था। एक हम ऐसे कहते थे, देख लो बात को ध्यान समझो, एक आप ऐसे कहते थे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये कहते थे, और 20 था तो 20 को आप ऐसे लिखते थे, क्या 2 गुणे 2 कितना हो गया, 2 गुना 4 और गुणे 5, 4 × 5 = 20। ठीक है, फिर आप कहते हैं सर मासा निकालना है, बड़ा आसान है। मासा हम कुछ ऐसा निकालते थे सर, ये जो कॉमन है हम इसको भी ले लेते थे, ये जो कॉमन है हम इसको भी ले लेते थे। अब यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ भी, तो बस हम इतना ही, यानी कि हमारा जो मासा आएगा वो हमारा होगा 4। तो एग्जैक्टली सर अगर हम मासा को बताएं कि मासा एग्जैक्टली हमारा है क्या, बात समझना। अब यहाँ से ये बात आप नोट डाउन कर लेना कि मासा हमारी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, किसी भी दो संख्याओं के लिए, मतलब हमारा जो मासा होगा उन दो संख्याओं का, वो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देगी, जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देगी। जैसे कि 4 हमारा जो है ये इन दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। आपने कहा सर 2 क्यों नहीं है, 2 भी तो विभाजित कर दे रही है। 2 के पहाड़ में 16 आ जाता है, 2 के पहाड़ में 20 भी आ जाता है। लेकिन ये बताओ कि आपने कहा सर ये 2 से भी विभाजित हो जा रही है, 4 से। तो मैंने क्या कहा, मासा का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। तो इसलिए हम कहेंगे सर हमारा जो मासा होगा वो 2 ना होगा, वो हमारा होगा 4। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो मासा आपको समझ में आ गया। आपने कहा सर हाँ हम तो एक और मेथड जानते थे, यही नहीं हम एक और मेथड जानते थे। हम सर क्या करते थे, बेसिकली हमने ये देखा कि हमारा 16 है, ये हमारा 16 है, ये हमारा 20 है, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो 20 है वो बड़ा है। तो अगर 20 अगर बड़ा है तो हम यहाँ पे 20 को कुछ ऐसे रखते थे, यूं इस तरीके से करते थे, 16 इस तरीके से यहाँ लिखते थे, 16 एकम 16, ये इस तरीके से लग जाता था, फिर इसको घटाते थे 4 आ जाता था। अब हमारा जो 4 होता था वो हमारा फिर से भाजक बन जाता था, ठीक है, भाजक बन जाता था। और 16 जो होता था आपको पता होगा, और जो 16 होता था ये आपका फिर से, ये जो 16 होता था अभी जो आपका ये जो अभी आपका ये जो भाजक है, ठीक है, अब वो आपका भाज्य बन जाएगा, ठीक है। तो आप फिर से पहाड़ा पढ़ोगे, 4 × 16 ये कट गया। अब जब तक ये मतलब ये 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, तो जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में ये 0 हुआ वही हमारा क्या हो जाता था, मासा। इसको आप कहते थे ये हमारी मासा निकालने की गुणनखंड विधि है, ये आप कहते थे कि सर ये हमारी मासा निकालने की भाग विधि है। लेकिन अब आपसे ना तो गुणनखंड विधि बोलेगा ना ही भाग विधि बोलेगा, शायद बोल सकता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ये वर्ड यूज कर दिया कि मासा निकालो, और कौन सा वर्ड बोल दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के हेल्प से मासा निकालो, तो अब हम इसे सर कैसे निकालेंगे हम इसको समझते हैं, ठीक है।
अब बात समझ आए, यहाँ तक आपको बातें समझ आई मासा के बारे में, ये चीजें आपकी इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखो हम सर इसे मिटाते हैं। आपको मासा समझ में आ गया, आपको गुणनखंड विधि आपने पढ़ लिया है, आपने भाग विधि भी आपने पढ़ा है। तो हम जो एल्गोरिदम का हम जो यूज करेंगे, यानी कि हम जिस तरीके से निकालेंगे, बेसिकली हमने कहा कि सर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की हेल्प से हमें दो संख्याओं का मासा निकालना है। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो, अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसके क्या हैं, कुछ स्टेप हैं, कुछ चरण है, ठीक है ना। तो पहले चरण में देखो आप क्या लगाओगे। सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपका जो ए है वो हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 16 और 20, तो भाई मेरा 20 बड़ा है, तो आप 20 को मानोगे ए और 16 को मानोगे बी। ये चीजें आपने करी, स्टेप फर्स्ट है ये, ठीक है ना। और स्टेप फर्स्ट में आप ये मान करके, स्टेप फर्स्ट में आप क्या कहोगे, आप सबसे पहले ये लगाओगे यूक्लिड, ये स्टेप लिखने चलना आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप क्या लगाओगे, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे। क्या आप होता है यूक्लिड विभाजन पर, आपको ये याद हो गया होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। या अब जैसे ही आपने यहाँ पे ये लगाया, वैसे ही आप यहाँ पर ये बताओगे कि जहां जो जीरो मतलब जो आर है वो हमारा जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, और आर हमेशा और हमेशा और हमेशा बी से छोटा होगा, ठीक है सर। बी हमारा क्या होता था, बी हमारा होता था भाजक, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो आपने ये कहा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। और आपने जैसे ही ये अप्लाई किया, अब ये कैसे अप्लाई करेंगे अभी हम थोड़ा सा समझते हैं, अभी हम ये कैसे अप्लाई करेंगे अभी हम समझेंगे बाद में। लेकिन आपने देखो कि जैसे आपने ये अप्लाई किया और समहाउ किसी तरीके से आपका जो आर है, यदि आर बराबर आ गया जीरो, यदि आर बराबर आ गया जीरो, तब आपका जो बी होगा वही आपका हो जाएगा मासा उन दो संख्याओं का, यानी कि ए और बी का जो मासा होगा वही आपका, वो बी जो है वो आपका मासा हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अच्छा, मान लो आपने ये चीज अप्लाई करा, पिछले वाले में आपने ये चीज अप्लाई करना सीखा था ना। चलो आपने ये चीज अप्लाई करा और मान लो जीरो नहीं आ गया। तो अगर जीरो नहीं आया, यदि आर जो है वो जीरो के बराबर नहीं हुआ, मतलब कोई नंबर मिल गया ना, कोई दूसरा एक पूर्णांक हमें मिल गया, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम अप्लाई करेंगे स्टेप 2। क्या करेंगे, अप्लाई स्टेप 2। अगर ये जीरो अगर नहीं हुआ तब, ठीक है ना, फिर से हम अप्लाई करेंगे स्टेप 2 और फिर से हम वही लगाएंगे, क्या, फिर से हम लगाएंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब वो कैसे लगाएंगे, अब हम जब तक एक एग्जाम्पल्स को नहीं देखेंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सर ये इतनी बातें, मतलब कि हमें फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करना पड़ेगा। कब, जब हमारा आर जो है वो जीरो के अगर बराबर नहीं होता है तो हमें फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो हम बार बार जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं ना, इसी को हम कह देते हैं एल्गोरिदम। आगे बात समझ में। तो एल्गोरिदम से बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, मासा। चलो आपने कहा कि सर ये 16 और 20 का, आप सिमिलर इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, हम 16 और 20 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के हेल्प से हम मासा निकालने वाले हैं। बात समझना, 16 और 20 का। देखो तो 16 और 20 का हम निकालते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ पर जो a है वो मेरे पास a हो गया 16, सॉरी a जो हो गया मेरे पास हो गया 20, और जो b है वो मेरे पास हो गया 16, ठीक है। अब बात समझना बच्चे, आपने कहा ठीक है सर ऐसा है, तो आप इसको आपको अपने क्या करना है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करना है, ठीक है ना। क्या करना है, बहुत बड़ा इसका नाम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम। देखो तो क्या होता है भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। फिर जहां आप ये बताते हो, जहां जीरो जो होगा वो r से छोटा होगा या r के बराबर होगा, और जो r होगा वो हमेशा छोटा होगा। ये आपको बताना ही बताना है। अच्छा अब सर अब क्या रखा जाए, तो देखो आप डिवाइड करो, आप फिर से वही काम करोगे। क्या आप डिवाइड करोगे, आपने कहा था मेरे पास 20 था, बहुत बढ़िया, और मेरे पास था 16, मैंने इसको भाग दिया तो ये मेरा कुछ ऐसे आ गया 16 कम 16। देखो तो ये आपका क्या, ये आपका शेष है, ये आपका शेष है, ये आपका भागफल है, ये आपका क्या, ये आपका भाजक है, ठीक है। और ये आपका क्या, ये आपका भाज्य है, यही तो है। इतनी बातें समझ में आ रही है, ये आपका भाज्य। तो आपने कहा सर ए, अब बताओ मेरे को ए जो होता था, यानी कि हमने कहा सर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये हमेशा याद रख लो ये आपका क्यू है, और ये आपका हो गया आर। तो रख दिया जाए, इस वाले फॉर्मूले पर रख दिया जाए। आगे बात समझ में कैसे अप्लाई करना है इस चीज को, ठीक है। अब देखो तो मैंने कहा सर ए की मेरी वैल्यू क्या है 20,
बराबर बी, बी मेरा क्या है भाजक यानी कि 16 गुणे क्यू, क्यू मेरा क्या है 1 प्लस आर, आर मेरा क्या है 4। अब आप यहां से देखो, अब आप यहां से क्या बताओगे, चूंकि आर जो है वो 0 के बराबर नहीं है क्या, देखो है ना, है ना, ये 4 जो है क्या वो 0 के बराबर है क्या, नहीं है। तो अगर 4 अगर 0 के बराबर नहीं है तो आप इस प्रोसेस को फिर से दूसरे स्टेप में आप ले जाओगे, आगे बात समझ में। और ये जो हमारा जो स्टेप बाय स्टेप हम जो ये जो काम कर रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। चलो, तो आपने कहा सर ठीक है, अब दूसरे स्टेप में सर हम क्या करें, अब दूसरे स्टेप में क्या करो, अब आप मुझे यहाँ बताओ, अब आप यहाँ पर क्या करते थे, अब आप यहाँ पर ये करते थे कि आपका जो 16 है यानी कि आपका जो भाजक है आप इसको मानते थे भाज्य, ये तो करते थे आप 16 को क्या मानते थे, आप फिर से भाज्य मान लेते थे। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका शेषफल होता था यानी कि जो 4 है आप इसको मान लेते थे भाजक, इस 4 को क्या मान लेते थे, भाजक मान लेते थे, और फिर से आप डिवाइड करते थे, है ना, क्या करते थे 4 चौका 16, आ गया 0, आ गया 0। तो अब इस केस में आपका जो है वो 0 आ गया। तो अब देखो यानी कि अब दूसरा स्टेप आप कैसे लगाओगे, है ना, तो अब दूसरा स्टेप कैसे लगाओगे, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करने वाले हैं। लेकिन अब कैसे हम करने वाले हैं, अब जहां पे हमारा ये जो 16 था, अब हम इस 16 को मानने वाले हैं क्या, इस 16 को हम मानने वाले हैं भाज्य, ठीक है, इस 16 को मानने वाले हैं भाज्य और इस 4 को मानने वाले हैं भाजक। तो आपने कहा सर हमने मान लिया 16 को हमने मान लिया भाजक, सॉरी भाज्य, हमने 16 को क्या मान लिया, भाज्य मान लिया, ठीक है। तो 16 देखो, 16 को आपने जब भाज्य माना है तो 16 को आप कुछ ऐसे, भाई ये आपका अब ए हो गया ना, बात समझना, अगर 0 नहीं आया तो अब ये जो 16 है वो आपका हो जाएगा क्या, वो आपका हो जाएगा भाज्य। तो ये आपका हो गया भाज्य ए, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बी, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका होगा क्यू, और ये आपका हो गया आर। यही बातें तो हैं 16। अब बी, बी मेरे पास क्या है सर, बी है मेरे पास 4 गुणे क्यू मेरे पास क्या है सर, क्यू भी है मेरे पास 4 प्लस आर मेरे पास क्या है सर, आर है मेरे पास 0, ठीक है। और आपने देखा क्योंकि मेरा जो आर है वो 0 के बराबर हो गया। तो अगर आर 0 के बराबर हो गया तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही अगर आपका आर अगर 0 के बराबर हो जाए तो उस केस में आपका जो बी होगा, यही तो आपका बी है ना, ये तो आपका बी है, इस केस में जो आपका बी होगा वही आपका हो जाएगा मस। अतः आप क्या बता दोगे, आप ये बता दोगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो शेषफल है, ऐसे लिख लो आर इज इक्वल टू शेषफल 0 लिख लो, या शेषफल इज इक्वल टू 0 लिख लो, है ना। तो अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि हमारी जो ये जो विभाजन की प्रक्रिया है अब वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है ना। अब अगर समाप्त हो गई तो हम ये कहेंगे कि इसलिए हमारा जो 16 और 20 का जो महत्तम समापवर्तक होगा, मस जिसको हम कहते हैं, महत्तम समापवर्तक जो होगा वो हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक 4 है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बच्चे इतनी बात समझ में आ रही है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करना है, ये बातें समझ में आ रही है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब क्या है कि अभी हमने बहुत ही छोटे से नंबर को लिया है, 16 ले लिया, 20 ले लिया, अब हम बहुत, हमारे जो एक्सरसाइज होंगे उसमें बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे, कोई बात नहीं, आपको अपना बेसिक तो स्ट्रांग, आप लोग को पहाड़ा याद है, आपको टेबल याद है, आप गिनती अच्छे से जानते हो, आप जोड़ घटाना अच्छे से जानते हो, तो अब ये चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाली। हाँ, बस ये बात, एक बात ये ध्यान रखना कि हम इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, जो भी आप पहले की बातें जो भी आप सीखे हो बस उसी को हम एक स्टेप बाय स्टेप मेथड के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी को हमने कह दिया सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ओके सर, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, क्या कहता है ये, आपको ऐसे ही क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे आपके एक्सरसाइज में, जो भी आपका एक्सरसाइज है। ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 575 तथा 1288 का मसा ज्ञात कीजिए। तो आपको मसा का मतलब पता है कि मसा हमारी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को क्या कर दे, दोनों को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। चलो, तो हमें करना तो, हमें मसा तो निकालना है, लेकिन हमें कौन से मेथड से निकालना है, हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाले मेथड से निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो 575 है और 1288 है, तो आपका जो 575 है, जो आपका 575 है वो क्या है, वो 1288 से क्या है, छोटा है ना, क्योंकि 575 जो है वो छोटा है 1288 से। तो आप यहाँ पर इसको मानोगे बी और इसे मानोगे
ए, ये तो करते थे मैं हम हमेशा क्या करते थे, ए को हम बड़ा मानते थे और बी छोटे वाले को हमेशा बी मानते थे। अच्छा सर, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फिर से वही बात लिखेंगे, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, है ना। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर से ये सर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, बिना इसके लिखे काम नहीं चलने वाला। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप क्या जानते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, आप क्या जानते हो बता दो, है ना। आपको ये बताना पड़ेगा क्या होता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और जहां पे ये भी आप बताओगे तुरंत कि जहां, ये बात हमेशा याद रखना, अभी देखा ना इसका बहुत ज्यादा यूज है, अभी आप इसको स्टार्टिंग से आप लेकर के चलते रहो, है ना। यहाँ पर आप ये बताओगे कि जीरो जो होता है वो हमारा आर से छोटा होता है या आर के बराबर होता है, मतलब हमारे शेषफल से छोटा होता है या शेषफल के बराबर होता है, और जो आर हमेशा छोटा होता है हमारे भाज्य से, सॉरी भाजक से, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, अब सर कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, देखो तो आप क्या करो, आप साइड में, अब ये काम आप थोड़ा सा साइड में करते चलोगे, आपकी कॉपी में आपका ये जो रफ वाला जो पोर्शन होता है आप इसमें साइड में करते चलोगे। क्या करोगे, आपने कहा सर मेरे पास 575 था, बड़ी अच्छी बात है, और मेरे पास था 1288, तो हम सर इसमें हम जो भागफल विधि वाला जो मेथड जानते हैं हम वो अप्लाई करते हैं। तो आपने कहा सर ठीक है अप्लाई किया जाए। अब इसको लगभग देखो आप कितनी बार में ले जाओगे, तो ये आपका 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको ले जाना पड़ेगा लगभग 2 बार में, है ना, 2 ही बार में तो ले जाओगे। ओके सर, 2 बार में ले गया तो कितना हो गया, आपने इसका 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 15 और ये हो गया 5 दूना 10, 11, ठीक है। कितना हो गया सर, 1150 हो गया। आपने इसको घटा दिया, कितना बचेगा 8, और 8 में से 5 गया 3 और 2 में से गया 138, कितना बचा सर 138 बचा, ठीक है। तो आपने कहा सर हमें पता है कि इस तरीके से अगर हमने भाग, ये आपको रफ में करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको रफ में करना पड़ेगा, बिना रफ में कि कौन कर सकता है। देखो अब इतने तो हम लोग मैथमेटिशियन है नहीं कि अरे सर, मतलब नहीं, हो सकता है शायद कुछ ऐसे बच्चे हों, बहुत अच्छी बात है। देखो अब ये आपका क्या है, ध्यान समझो, ये आपका क्या है, ये है आपका बी, है ना, ये आपका क्या है, ये आपका ए है, और ये आपका है क्यू, जिसको आप कहते थे इंग्लिश में कोटेंट, है ना, कोटेंट है ना क्यू, और ये आपका है रिमाइंडर आर, मतलब जिसको आप कहते थे शेषफल। तो लगा दो ए की जगह आप कितना रखोगे 1288 इज इक्वल टू बी की जगह आप कितना रखोगे, बी की जगह आप रखोगे 575 गुणे क्यू की जगह आप कितना रखोगे क्यू की जगह आप कितना रखोगे 2, क्यू की जगह आप कितना रखोगे 2, और प्लस आर की जगह आप कितना रखोगे 138। तो आपने ये बताया कि सर जैसे ही हमने ये लगाया तो मेरा ये जो इसमें जो हमारा आर है, चूंकि हमारा जो शेषफल है ना, शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं हुआ, है ना, शेषफल हमारा जो है वो 0 के बराबर नहीं हुआ। तो अगर 0 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है ना, तो अब हमारा जो नया भाजक होगा, ठीक है, हमारा जो नया भाजक होगा अब वो क्या हो जाएगा, हमारा जो शेषफल होता था वही अब हमारा नया भाजक हो जाएगा 138, ठीक है। और हमारा जो नया जो भाज्य होगा वो हो जाएगा 575। मैंने कहा सर ये कैसे आप कर दे रहे हो, देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ये जानते हो बातें पहले से। देखो आप कुछ ऐसे करते थे क्या, मान लो आप कुछ ऐसे करते थे क्या, सर ये आया 38 और आप ऐसे करते थे क्या, आप यहाँ पे 575 को डायरेक्टली लिख देते थे, ये तो करते थे आप ना 575 को। अब इसका मतलब क्या है, अब ये सब बातें अगर भूल जाओ, अब तो आप कहते थे ना, अब देखो आपका जो 138 है वो क्या बन गया, भाजक बन गया, और आपका जो ये जो 575 है वो एक नया भाज्य बन गया, ठीक है। आरी बात समझ में। अब हम फिर से इसमें अप्लाई करने वाले हैं, फिर से इन दोनों के लिए हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से हम अप्लाई करने वाले हैं। आगे बात समझ में। अब फिर से आपका ये बन जाएगा बी और फिर से आपका ये बन जाएगा ए, ठीक है बच्चे, आरी बात समझ में। तो आपने कहा सर ठीक है हम फिर से अप्लाई करते हैं। तो देखो आपको फिर से क्या करना है, अब आपको फिर से 138 से भाग देना है, किसे 575 को, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, 138 से आपको क्या करना है, आपको भाग देना है 575 को। तो बेसिकली ये हम देख लें कितनी बार में जाएगा, लगभग 4 बार में ले जाते हैं, ठीक है। तो 4 बार में आप इसको अगर ले जाओ कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 2 3 आया, 4 3 12 15 और 4 एकम 4 1 5, 552, ठीक है। घटा दो तो कितना बच जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, ठीक है, यानी कि 23। कितना बचा सर 23, यानी कि अब देखो अब फिर से आपका ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया A, ये हो गया B। आगे क्या बात समझ में, तो आप फिर से अप्लाई करो,
इस चीज को फिर से यहाँ पे अप्लाई करो, फिर से हम अप्लाई करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना, फिर से अप्लाई करने पर, ठीक है। तो पुनः क्या लिखोगे, पुनः फिर से वही इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, ठीक है। आगे बात समझे, लिख लोगे, चलो तो आप लगाओ फिर से, यानी कि आपने कहा सर ए, आपको पता है ए की वैल्यू देखो क्या, अब यहां से देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपकी है 575, तो 575 इज इक्वल टू क्या, बी आपका कितना है सर, बी आपका है 138 इंटू क्यू कितना है 4 प्लस आर कितना है 23। अब ये बताओगे कि चूंकि यहाँ पे हमारा फिर से जो शेषफल है, जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं हुआ, तो अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो फिर से हमारी ये एल्गोरिदम की गाड़ी फिर से आगे की तरफ बढ़ेगी। आगे बात समझ में, यही हमारा एल्गोरिदम है, बार बार आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार अप्लाई कर रहे हो, और ये जो बार बार हम ये जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, है ना, उसी को हमने क्या दिया सर, एल्गोरिदम। अब आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब फिर से अप्लाई करोगे, तो अब देखो जब आप फिर से अप्लाई करोगे तो अब बताओ, अब आपका यहाँ पे देखो, अब आपका फिर से ध्यान समझना, अब आपका ये जो 138 आया है, ये जो आपका जो 138 है वो अब क्या बन जाएगा, वो अब बन जाएगा फिर से क्या, भाजक, क्या बन जाएगा, ये आपका फिर से बन जाएगा, सॉरी कुछ गलत हो जा रहा है, भाजक, ये हमारा क्या बन जाएगा, भाजक। ओके, भाजक और भाज्य में हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं, भाज्य बन जाएगा, ठीक है। और अब ये जो आपका 23 है ये आपका बन जाएगा भाजक, ठीक है ना। 138 आपका बन जाएगा भाज्य और 23 जो है वो आपका बन जाएगा भाजक। आगे बात समझ में, चलो तो अब आप इसको फिर से, मतलब कि भाज्य का मतलब क्या, बी, और भाज्य का मतलब क्या, ए। चलो ऐसे याद रख लो, है ना, ए और बी से याद रख लो, भाज्य और भाजक को ऐसे याद रख लो। ओके, तो सर हम इसको फिर से ले जाते हैं 23 की। अब सर हम 23 का पहाड़ा जो है वो कितनी बार पढ़ दें कि बेसिकली हमारा 138 आ जाए, तो 23 लगभग आपको जाना पड़ेगा 5 बार में, कितना है 5 15, 6 बार में 6 3 18, ओके, तो लगभग आपको 6 बार तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप 6 बार, जब एक बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, 6 बार जब आप ले जाओगे तो 6 3 18 और 6 2 12 1 13, कितना आ गया, 0 आ गया। तो जैसे ही आपने 23 को, अब आपने कहा कि सर हम फिर से अप्लाई करने वाले हैं, है ना, पुनः हम क्या करने वाले हैं, पुनः हम अप्लाई करने वाले हैं, है ना। अब देखो फिर से आप अप्लाई करोगे तो आपका जो भाज्य है यानी कि ए है वो कितना है, 138। अब मतलब ये जो 108, ऐसा समझ लो ना कि ये जो 138 है वो अब आ गया यहाँ पर, 138 इज इक्वल टू, तो आपने 138 का कितने से भाग दिया, 23 से, तो 23 आपका क्या हो गया, भाजक हो गया। कितनी बार आपने पढ़ा, 6 बार आपने पढ़ा 23 का, तो 138 आ गया। और इस समय जो हमारा शेषफल है वो कितना बचा, 0 बचा। अब ये बताओगे कि चूंकि हमारा जो शेषफल है, ठीक है, शेषफल इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो जैसे ही आपका शेषफल हो गया, इसका मतलब कि आपका जो अब मैंने आपको क्या बताया कि 23 के पहाड़ा पढ़ने में आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। 23 के पहाड़ा पढ़ने में यानी कि आपका यही तो बी है, तो इस केस में हमारा जो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि अतः इसलिए किसका हमें निकालना था, 1288 तथा 575 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 23 होगा या 23 है। ये आपका हो गया छोटा सा प्यारा सा आंसर। ओके, तो इतनी बातें समझ में आ गई हैं। चलो मिलते हैं हम एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स को समझने वाले हैं, ठीक है। आप बने रहो मेरे साथ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बता दो कि हाँ सर मेरे को यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई है। इवन आपको समझ में आएगा, ठीक है, बस क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें अब देखो प्रैक्टिस के बेस पर है बच्चे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर आपका कोई फिर मतलब नहीं, ठीक है। चलो फिर भी अगर नहीं आता समझ, आपने एक बार वीडियो देखा, 2 बार अगर आपने देखा, हम कुछ ना कुछ जरूर आपको सॉल्यूशन देंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप बता दो, हाँ सर मजा आ गया पढ़ने में। ओके।